नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जिसने लगभग एक सदी पहले मतलब 1930 के दशक में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है दिल्ली की शांति देवी की और उनके पुनर्जन्म के दावे की। हमारे पास शांति देवी पुनर्जन्म का रहस्य से जुड़े कुछ खास अंश है और आज हम देखेंगे कि इस मामले में ऐसा क्या था कि महात्मा गांधी तक ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। जरा सोचिए, दिल्ली में 1926 में एक बच्ची का जन्म होता है और महज 4 साल की उम्र में वो अचानक अपने पिछले जन्म की बातें करने लगती है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात थी। वो कहने लगी कि उसका नाम तो लुगदी देवी था और वो मथुरा में रहती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने पति का नाम भी बताया, केदारनाथ चौबे, और ये भी कि उसकी मौत कैसे हुई। बिल्कुल। उसने बताया कि 1925 में बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अब ये बातें हैं, मतलब किसी 4 साल की बच्ची के लिए जानना बहुत ही असामान्य था। हाँ, कल्पना से तो कहीं ज्यादा थी ये बातें। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि शुरू में तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, सोचा बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। पर वो लगातार बोलती रही अपने मथुरा वाले घर के बारे में, अपने पति के बारे में, और फिर उसने कुछ ऐसी डिटेल्स दी। अच्छा, कैसी डिटेल्स? जैसे कि उसके पति गोरे हैं, उनके गाल पर एक मस्सा है, वो चश्मा पहनते हैं। मथुरा के घर का, मोहल्ले का काफी सटीक वर्णन किया उसने। अरे वाह, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, और इन्हीं डिटेल्स की वजह से परिवार के एक रिश्तेदार थे, लाला बाबूराम। हाँ, सुना है उनके बारे में। कांग्रेस कार्यकर्ता थे शायद। जी बिल्कुल। तो उन्होंने इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया। उन्होंने ही मथुरा में केदारनाथ चौबे नाम के एक कपड़ा व्यापारी को एक चिट्ठी लिखी। अच्छा, ये जानने के लिए कि क्या इस नाम का कोई आदमी है भी और क्या शांति की बातों में कोई सच्चाई है। हाँ, बिल्कुल वही। और मजे की बात, चिट्ठी का जवाब आया। सच में? क्या लिखा था जवाब में? लिया है, लेकिन एक ट्विस्ट था। उन्होंने शांति को बताया नहीं कि वो केदारनाथ हैं। अच्छा, क्यों? टेस्ट करने के लिए। हाँ, शायद। उन्होंने अपना परिचय केदारनाथ के बड़े भाई के रूप में दिया और शांति ने पहचान लिया। कमाल तो यही हुआ। जैसे ही शांति ने उन्हें देखा, वो एकदम शर्मा गई और फिर बोली, आप तो मथुरा में रहते हैं, आप मेरे केदारनाथ हैं। अरे, मतलब देखते ही पहचान लिया। सिर्फ केदारनाथ को ही नहीं, अपने पिछले जन्म के बेटे नवनीत लाल, उसको भी पहचान लिया, उसे गले लगा लिया। ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और फिर उसने केदारनाथ से अकेले में बात की। कुछ ऐसी निजी बातें बताईं उनके शादीशुदा जीवन की, जैसे लुगदी देवी कहाँ नहाती थीं या उनके बीच क्या वादे हुए थे, जिन्हें सुनकर केदारनाथ चौबे एकदम हैरान रह गए। उन्होंने मान लिया कि ये उनकी लुगदी ही है। जाहिर है, ऐसी बातें तो कोई और जान ही नहीं सकता। अगर ये बात फिर फैली, दिल्ली के राजनीतिक सामाजिक हलकों में चर्चा होने लगी और पहुंच गई महात्मा गांधी तक। गांधी जी तक? उन्होंने क्या किया? देखिए, गांधी जी ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं करते थे। हाँ। उन्होंने कहा कि इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने 15 लोगों की एक समिति बनाई। जांच समिति? उसमें कौन लोग थे? वकील थे, डॉक्टर, पत्रकार, कुछ नेता, मतलब पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग। मकसद था कि सच का पता लगाया जाए निष्पक्ष तरीके से। अच्छा, तो इस समिति ने क्या किया? वो शांति को मथुरा ले गई। हाँ, बिल्कुल। नवंबर 1935 में समिति शांति देवी को लेकर मथुरा गई। स्रोत बताते हैं कि ट्रेन जैसे ही मथुरा स्टेशन पहुंची, शांति एकदम बदल सी गई, बहुत उत्साहित हो गई। और स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, लेकिन शांति ने तांगे वाले को खुद ही रास्ता बताया, बिना किसी से पूछे सीधे अपने पुराने घर पहुंच गई। आप मजाक कर रहे हैं? मतलब बिना किसी मदद के? हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं। सीधे उस गली, उस घर तक जहां लुगदी देवी रहती थी। और घर पहुंचकर भी उसने कई रिश्तेदारों को पहचाना, लुगदी देवी के ससुर, जेठ, सबको। और घर में जो छोटे मोटे बदलाव हो गए थे वो भी उसने बता दिए। कमाल है। एक और बड़ी बात हुई। उसने बताया कि लुगदी देवी ने घर में एक जगह जमीन के नीचे कुछ पैसे छिपाए थे। अच्छा, फिर? खोदा उस जगह को। हाँ, खोदा गया, पर वहां कुछ मिला नहीं। तो शांति जिद करने लगी कि उन्होंने, मतलब केदारनाथ ने पैसे निकाल लिए होंगे। ओह, और केदारनाथ ने मान लिया, कहा कि हाँ, लुगदी की मौत के बाद उन्होंने वो पैसे वहां से निकाल लिए थे। तो ये बात भी सही निकली। और वो बेटा नवनीत? हाँ, अपने 10 साल के बेटे नवनीत को उसने फिर से पहचाना और बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिखाया। तो समिति की रिपोर्ट क्या थी आखिर में?
समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि शांति देवी ने जो भी बातें बताईं, जगह, लोग, घटनाएं, निजी बातें, उनमें से लगभग सारी, मतलब 90% से ज्यादा सच निकली। 90% से ज्यादा। हाँ, जो सदस्य शुरू में शक कर रहे थे वो भी हैरान रह गए। इस रिपोर्ट के बाद तो मामला और भी ज्यादा फैल गया होगा। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई। स्वीडन तक से शोधकर्ता आए इस पर अध्ययन करने। कई परामनोवैज्ञानिकों ने तो इसे पुनर्जन्म का सबसे पक्का सबूत माना। लेकिन कुछ लोग होंगे जो नहीं मानते होंगे, उनकी क्या दलीलें थी? हाँ, बिल्कुल। कुछ आलोचक थे, उन्होंने कहा कि शायद ये क्रिप्टोमनेशिया हो, मतलब कोई भूली हुई बात अनजाने में याद आ जाए, या शायद बच्ची ने बड़ों की बातें सुन सुनकर कहानी बना ली हो। ये भी थ्योरीज हो सकती हैं। हो सकती है, लेकिन ज्यादातर शोधकर्ताओं को ये बातें अपर्याप्त लगी, क्योंकि शांति ने जो डिटेल्स दी वो बहुत सटीक थी, जटिल थी और उनमें एक भावनात्मक जुड़ाव था। सही बात है। अच्छा, इतनी सब जांच पड़ताल, इतनी शोहरत के बाद शांति देवी ने आगे की जिंदगी कैसे जी? उन्होंने बहुत ही शांत जिंदगी चुनी, शादी नहीं की, एक आम सरकारी नौकरी करती रही। अच्छा, मतलब लाइमलाइट से दूर। हाँ, बिल्कुल। लोग उनसे सवाल पूछते थे तो वो धैर्य से जवाब देती थी, पर हमेशा यही कहती थी कि ये ईश्वर की लीला है। उन्होंने कभी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। 1987 में उनका देहांत हो गया। तो शांति देवी पुनर्जन्म का रहस्य के इन अंशों से ये तो साफ है कि ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। इसमें गवाह हैं, डिटेल्स हैं, बाकायदा एक जांच हुई है। हाँ, तथ्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये आज के विज्ञान और तर्क के लिए एक पहेली ही है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चेतना वाकई शरीर के साथ खत्म हो जाती है या वो आगे सफर करती है? क्या यादें आत्मा के साथ चलती हैं? हाँ, ये सवाल बने रहते हैं। शांति देवी की कहानी शायद कोई निर्णायक वैज्ञानिक सबूत ना दे पाए, लेकिन इन गहरे सवालों का एक बहुत सशक्त उदाहरण जरूर है। और शायद यही सोचने वाली बात है, अगर हम पुनर्जन्म को माने या ना माने, लेकिन ये कहानी हमें इंसानी जुड़ाव, याददाश्त की ताकत और शायद कहीं ना कहीं अस्तित्व की निरंतरता की हमारी अपनी इच्छा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है ना? बिल्कुल सही कहा। ये सोचने का एक अलग पहलू देती है।